मैं नरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ गुरुग्राम कॉलेज में। हम राजनीति विज्ञान में पाश्चात्य राजनीतिक विचार को पढ़ रहे थे। हमने बेंथम और मिल के राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम यह ज्ञात करते हैं कि जो कार्ल मार्क्स है उनका जन्म कब हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में लंदन में हुआ। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, रचनाएं की। तो उनमें से पुस्तकें ऑफ द फिलोसफी 1844, द इकोनॉमिक्स एंड द फिलोसफी मैनिफेस्टो 1844, फिर द कम्युनिकेशंस ऑफ द मैनिफेस्टो ये पुस्तक लिखी। फिर उसके बाद उन्होंने दार्शनिक लिखा। अब हम कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का संपूर्ण चिंतन का मूलाधार है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद का विचार हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से ग्रहण किया और भौतिकवाद तत्व का दृष्टिकोण फायरबाख थे। इन दोनों के मिश्रण ने द्वंद्वात्मक वाद के सिद्धांत को एकदम नई और मौलिक दिशा प्रदान की। इस नवीन सिद्धांत की उपयोगिता इस तथ्य से आंकी जा सकती है कि मार्क्स ने इसे समस्त साम्यवादियों के लिए एक दिशा निर्देश नियंत्रण यंत्र की उपमा दी, जिसका प्रयोग उसके साम्यवादी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के लिए करते थे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रथम उसमें शब्द है द्वंद्वात्मक, उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है, और दूसरा शब्द है भौतिकवाद, सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। इस प्रकार आमतौर से ये कहा जा सकता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कोई रहस्यमय चीज है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि यह वास्तविक संसार का प्रतिबिंब ही तो है, और रोजमर्रा की साधारण चीज़ों का वर्णन करके उन्हें हर आदमी जानता है। द्वंद्वात्मक शब्द का अर्थ समझाया जा सकता है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया हम द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है उसके बारे में बताएंगे। कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है, परंतु हीगल के द्वंद्वात्मक को मार्क्स को उसका उल्टा कहा जाता है। समय मार्क्स ने मेरी द्वंद्ववादी पद्धति हीगलवादी पद्धति से न केवल भिन्न है और ठीक उसकी उल्टी है। हीगल के लिए मानव मस्तिष्क के जीवन प्रक्रिया अर्थात चिंतन की प्रक्रिया, जिसे विचार के नाम से उसने एक स्वतंत्रता तक बना डाला है, वास्तविक संसार की स्वतंत्री और वास्तविक संसार विचार या बाहरी इंद्रिय गमनीय तथा एक रूप मात्र है। इसके विपरीत मेरे लिए विचार इसके सिवा और कुछ नहीं है। भौतिक मानव मस्तिष्क में प्रतिबिंबित होता है कि चिंतन के रूपों में बदला जा सकता है। हीगल के यहाँ द्वंद्ववाद सिर से बल पर खड़ा है। यदि आप उसके रहस्य में आवरण के भीतर छिपे तर्क बुद्धिपरक सार तत्व का पता लगाना चाहते हैं, तो आपसे उसे उल्टकर फिर पैरों के बल सीधा खड़ा करना होगा। हीगल का यह मानकर चलता है कि समाज की प्रकृति प्रत्यक्ष में होकर टेढ़े मेढ़े तरीके से होती है। उसके 3 अंग हैं: वाद, प्रतिवाद और संवाद।
इसकी क्या है, 3 तरीके हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। 3 तरीके बताए इन्होंने। वाद किस प्रकार होता है? मार्क्स के अनुसार वाद समाज की साधारण स्थिति है जिसमें कोई अंध विरोधी नहीं पाया जाता। थोड़े समय बाद वाद से असंतुष्ट होकर उसकी प्रक्रिया के स्वरूप प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है। यह निषेधात्मक स्थिति वाद की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील मानी जाती है। वाद और प्रतिवाद में अंतर्विरोध के फलस्वरूप एक समझौता हो जाता है जिससे एक नए विचार की उत्पत्ति होती है। इसे हीगल संवाद या श्लेषण का नाम देता है। यही श्लेषण आगे चलकर एक वाद हो जाता है जिसका फिर प्रतिवाद उत्पन्न होकर श्लेष के द्वारा फिर एक नया विचार उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह क्रम नियंत्रण चलता रहता है। इस प्रक्रिया में पहले किसी वस्तु का निषेध होता है, इसके पश्चात निषेध का निषेध होता है जिसके द्वारा एक उच्चतर वस्तु अस्तित्व में आती है। लेनिन के शब्दों में यही अर्थों में द्वंद्वात्मक विरोधी बातों का अध्ययन है, विकास विरोधी बातों में संघर्ष का परिणाम है। हीगल के द्वंद्ववाद के परिप्रेक्ष्य में मार्क्स ने द्वंद्ववाद को समझा जा सकता है। मार्क्स तथा उसके अनुयायियों ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को गेहूं के पौधे के उदाहरण से समझाया है। गेहूं का दाना वाद है, भूमि इसे बो देने पर यह गलकर या नष्ट होकर अंकुरित हो जाता है और पौधे का रूप ग्रहण कर लेता है। यह पौधा विकास का दूसरा चरण प्रतिवाद है। तीसरे चरण पौधे में बाली का आना, इसके पकने पर गेहूं के दाने का बनना तथा पौधे का सूखकर नष्ट होना है। और इसका तीसरा चरण है संवाद। द्वंद्वात्मकता को एंगल्स ने गणित में भी लागू किया। उनके अनुसार ए एक अंग है, ए के निषेध अर्थात ए इंटू ए हो जाता है। ए संवाद है। संवाद वाद और प्रतिवाद की तुलना में मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से होता है। आर्थिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को इस प्रकार समझाया जा सकता है। पर पूंजीवादी वाद है सवारा वर्ग के अधिनायकवाद की अवस्था प्रतिवाद है और साम्यवाद की अवस्था संवाद है। अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि द्वंद्ववाद विरोधी तत्वों में निहित संघर्ष के माध्यम से संचालित होता है। यह संघर्ष अत्यंत अन्य पारस्परिक तत्वों में समन्वय स्थापित कर लेता है जिससे उस स्थिति में उन दोनों तत्वों के गुण विद्यमान होते हैं। कालांतर में यह समन्वय पुनः अपने विरोधी विचार को जन्म देकर और समन्वय की यह प्रक्रिया जिसे हम द्वंद्वात्मक पद्धति के नाम से जानते हैं उस समय तक चलती है जब तक विचार का आदर्श रूप प्राप्त नहीं हो जाता। वह अपने अंत विरोधी या आंतरिक विरोधी से मुक्ति नहीं हो पाता। चूँकि वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत में द्वंद्ववाद का प्रयोग अलग अलग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है, अतः उसकी परिभाषा का स्वरूप भी हीगल द्वारा की गई परिभाषा में विस्तृत है। एंगल्स ने द्वंद्ववाद को स्पष्ट करते हुए कहा कि द्वंद्ववाद मानव समाज तथा चिंतन के विकास और गति के सामान्य नियमों का विज्ञान है। अब आप बात करते हैं भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया अपने बात करते हैं भौतिकवाद क्या है। भौतिकवाद क्या है? मार्क्स ने
द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से ग्रहण की, परंतु मार्क्सवादी द्वंद्ववाद हीगल के द्वंद्ववाद के बहुत अधिक भिन्न है। हीगल और मार्क्स के द्वंद्ववाद में प्रमुख अंतर यह है कि हीगल द्वारा आदर्शवादी था, उसके द्वंद्ववाद का आधार आध्यात्मिक था, परंतु मार्क्स के अनुसार विचार नहीं है, भौतिक पदार्थ ही इस जगत का आधार है। हीगल की दृष्टि में इतिहास विश्वात्मा की कर्मिक अभिव्यक्ति है और यह एक दैविक आयोजन द्वारा जो संपूर्ण विश्व में परिव्याप्त है, परंतु मार्क्स ने हीगल के विस्मा के विचार को काल्पनिक कहकर छोड़ दिया है। उसके स्थान पर विशुद्ध भौतिक तत्वों की महत्व स्वीकार हो। कैपिटल की भूमिका में मार्क्स लिखा, मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति हीगलवादी पद्धति न केवल भिन्न है बल्कि उसकी उल्टी है। हीगल के लिए मानव मस्तिष्क की जीवन प्रक्रिया अर्थात चिंतन की प्रक्रिया उसे विचार के नाम से उसने एक स्वतंत्रता बना डाला है, वास्तविक संसार का सृजन करता है और वास्तविक संसार विचार का बाहरी इंद्रियगम्य रूप माना है। इसके विपरीत मेरे लिए विचार इसके सिवा और कुछ नहीं है। हीगल के लिए मूल वस्तु विचार है, मार्क्स के मूल वस्तु पदार्थ है। हीगल ने कहा विचार द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से विकसित होते हैं और उसके विकास के साथ साथ यह संसार बदलता है। मार्क्स ने कहा नहीं, मुख्य वस्तु पदार्थ है और पदार्थ ही परिवर्तन द्वंद्वात्मक प्रक्रिया द्वारा होते हैं। इसी संदर्भ में वेबर अपने विचार लिखते हैं। हीगल विचार को मुख्य माना तथा पदार्थ को महत्ता नहीं दी, किंतु मार्क्स के विचार ने केवल मानव के दिमाग में वस्तुवादी जगत की परछाई मात्र माना जो चिंतन में बदल जाता है। संक्षेप में हीगल ने विचार को वास्तविक मानते हुए बाहरी जगत को विचारों की परछाई मात्र समझा, जबकि मार्क्स ने वस्तुवादी जगत की वास्तविकता मानते हुए विचार की परछाई मानी है। अब अपने बात करते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रतिवादी है तथा उसकी प्रकृति भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मूल धारणा है कि विश्व का आधार भौतिक तत्व या पदार्थ है, वह अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा स्वतंत्र विकसित होता है तथा समय समय पर नाना प्रकार के रूप धारण करता है। यह विकास भौतिक पदार्थ में निहित आंतरिक विरोध के कारण संचालित होता है। इसमें जैसा कि हीगल ने कहा, वाद प्रतिवाद और संवाद को लेकर आगे चलता है। भौतिक विकास का पथ प्रशस्त करता जाता है। मार्क्स ने इसे मानव प्रक्रिया इतिहास का अटल तथा अपरिवर्तनशील नियम कहा है। मार्क्स के अनुसार विश्व एक भौतिक जगत है। इसमें घटनाएं वस्तुएं एक दूसरे से समृद्ध हैं। चूंकि भौतिक जगत में परिवर्तन नियंत्रण होते रहते हैं, अतः सामाजिक जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों का कारण
कोई देवी सत्ता या ईश्वरीय नियम नहीं है। प्रयुक्त भौतिक परिस्थितियों का होना इन भौतिक परिस्थितियों से मार्क्स का अभिप्राय आर्थिक बंधनों से है, संबंधों से है। मार्क्स के अनुसार पदार्थ अर्थात भौतिक जगत द्वंद्वात्मक पद्धति के अपनी पूर्णता की यात्रा को अक्सर है और विभिन्न रूप से इस यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं। राजनीतिक अर्थशास्त्र की समस्या का प्रयास व भूमिका में मार्क्स लिखते हैं कि अपने जीवन के सामाजिक उत्पादन में मनुष्य निश्चित संबंधों उत्पादन के संबंधों में बंधते हैं जो अपरिहार्य उनकी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं। उत्पादन के यह संबंध उत्पादन की भौतिक शक्तियों के विकास की एक निश्चित मंजिल के रूप में अनुरूप होते हैं। इन उत्पादक संबंधों का उत्पादन ही भौतिक शक्तियों के विकास की एक निश्चित मंजिल के रूप में होते हैं। इन उत्पादन संबंधों का कुल योग ही समाज का आर्थिक ढांचा है। वही असली आधार है जिस पर कानून और राजनीतिक ढांचा खड़ा हो जाता है और इसके अनुकूल की सामाजिक चेतना की निश्चित रूप होते हैं। भौतिक जीवन का उत्पादन पद्धति जीवन की आम सामाजिक राजनीतिक भौतिक प्रक्रिया को निर्धारित करती है। मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती बल्कि उल्टे उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना को निर्धारित करता है। अपने विकास की एक खास मंजिल पर पहुंचकर समाज की भौतिक उत्पादक शक्तियां तत्कालीन उत्पादन संबंधों से या उसी चीज की कानूनी अभिव्यक्ति है उन संपत्ति से लटकाती है जिसके अंतर्गत वह उस समय तक काम करती रहती है। यह संबंध उत्पादन शक्तियों के विकास का रूप न रखकर उनके लिए बेड़ियां बन जाती हैं। तब उत्पादन क्रांति का शुरू होती है अर्थात आर्थिक आधार के बदलने के साथ साथ समस्त वर्गाकार अपनी ढांचे को कम कोस तेजी से बदल जाता है। ऐसे रूपांतरों पर विचार करते हुए भेद हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एक और उत्पादन की परिस्थितियों का भौतिक रूपांतरण जो प्राकृतिक विज्ञान की अचूक के साथ निर्धारित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर कानूनी राजनीतिक धार्मिक सौंदर्यबोध या दार्शनिक संक्षेप में विचारधारा रूप है। इसके दायरे में मनुष्य इस टक्कर के प्रति सचेत होते हैं और उनसे निपटते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हमारी राय इस बात पर निर्भर होती है नहीं होती कि वह अपने बारे में क्या सोचता है। इस तरह हम ऐसे रूपांतरण के युग में बारे में समय इस युग की चेतना के आधार पर निर्णय नहीं कर सकते। इसके विपरीत भौतिक जीवन के विरोधियों के आधार पर ही समाज की उत्पादन शक्तियों और उत्पादन संबंधों को मौजूद टक्कर के आधार पर ही चेतना की व्याख्या कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं। कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली है आंगिक एकता। द्वंद्वात्मक के अनुसार विश्व एक भौतिक जगत है जिसमें वस्तुएं तथा घटनाएं एक दूसरे से पूर्णतः समर्थ हैं। प्रकृति के सभी पदार्थों में परस्पर निर्भरता और आंगिक एकता पाई जाती है। प्रकृति एक पूर्णतः है, इसके हर पहलू दूसरे पर निर्भर तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नंबर 2 गतिशीलता। नंबर 1 हो गया आंगिक एकता, नंबर 2 है गतिशीलता। प्रकृति में पाए जाने वाला प्रत्येक पदार्थ गतिशील है।
लगातार गतिशीलता से उसमें परिवर्तन होता रहता है। इसके फलस्वरूप कुछ चीज़ें पैदा होती हैं और विकसित रहती हैं। अतः यह भौतिकवाद विश्व नियंत्रण परिवर्तनशील और विकासशील है। अब अपने बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट परिवर्तनशीलता। आर्थिक शक्तियाँ सामाजिक जीवन विकास की प्रेरक शक्तियाँ हैं। चूँकि भौतिक जगत नियंत्रण परिवर्तनशील है, अतः सामाजिक जीवन भी उसी के अनुरूप परिवर्तनशील है। यह प्रक्रिया द्वंद्ववाद के माध्यम से चलती रहती है। अब अपने बात करते हैं नंबर 4 परिणात्मक गुणात्मक परिवर्तन। प्रकृति में परिवर्तन एक विकास साधारण रीति से केवल परिणात्मक ही नहीं होते बल्कि गुणात्मक भी होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन झटके के साथ क्रांतिकारी रीति से होते हैं। जब पुरानी चीज़ें नष्ट होकर नई चीज़ों में बदल जाती हैं और पुरानी चीज़ों में परिणात्मक परिवर्तन एक विशेष बिंदु पर आकर गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। जैसे गर्म पानी, जो पानी गर्म हो रहा है, एक विशेष बिंदु पर आकर वह भाप बन जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। तो हम बात करते हैं क्रांतिकारी प्रक्रिया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में गुणात्मक परिवर्तन के आने से क्रांतिकारी प्रक्रिया मानी जाती है। वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे में होकर शीघ्रता के साथ अचानक होते हैं। फिर हम बात करते हैं नकारात्मक और सकारात्मक संघर्ष। प्रकृति में हर चीज में अंत विरोध होता है तथा नकारात्मक तथा सकारात्मक पहलू होते हैं, जिनका आपसी संघर्ष विकास की प्रक्रिया है। विकास का आधार संघर्ष है, सामंजस्य या तालमेल नहीं है। केवल संघर्ष के माध्यम से विरोधी पक्षों में आपसी टकराव से ही विकास होता है। अब हम बात करते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियम। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के कुछ नियम इस प्रकार निम्नलिखित दिए गए हैं कि विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम। लेनिन के अनुसार विपरीतों की एकता और संघर्ष नियम द्वंद्वात्मकता का सार तत्व है, नियम है, जो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को जन्म देता है। इस नियम का ज्ञान प्रकृति, समाज, चिंतन के विकास के द्वंद्वात्मक समझने के लिए भारी बेहतर रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि विकास विरोध से संचालित होता है। जब तक विरोध तत्व प्रसूत या संतुलित होते रहते हैं, तब तक परिवर्तन नहीं होता। जब एक तत्व प्रबल हो जाता है तो परिवर्तन आरंभ हो जाता है। विज्ञान से ये सिद्ध कर लिया है कि प्रत्येक एकता में परस्पर विरोधी तत्व पाए जाते हैं। जैसे चुंबक का उदाहरण लिया गया है। एक चुंबक जो दो सिरे से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, यह सिरे एक दूसरे के विरोधी तथा एक दूसरे से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। फिर भी ये पृथक रूप से अलग अलग केवल उसी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में नहीं रहते। यदि चुंबक को ठीक दो हिस्सों में काट दिया जाए तो ये हिस्से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। चुंबक की तरह वस्तु में भी विपरीत विद्यमान होती है। नंबर 2, परिणात्मकता से गुणात्मक परिवर्तन के रूपांतरणों का नियम। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का दूसरा नियम यह है, मात्रा में भारी अंतर होने के गुण में अंतर पड़ जाता है। उदाहरणतः पानी का तापमान एक निश्चित सीमा से बढ़ जाने पर भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार तापमान एक निश्चित सीमा से घट जाने पर वह जम जाता है। इस प्रकार मात्रा में भारी बढ़ने से गुण में अंतर पड़ जाता है। फिर हम बात करते हैं निषेध का नियम।
निषेध का नियम है, जिसमें भौतिक जगत के विकास में आम दशा तथा प्रवृत्ति का उद्घाटन करता है। एंगल्स के अनुसार द्वंद्वात्मकवाद के अनुसार एक ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा कायम रहे। हर चीज का आखिरी तौर पर निषेध होता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। पुरानी चीज में नई बदल जाती है और उसका निषेध हो जाता है।